डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी भारत के ऊपर एक कंट्रोवर्शियल कमेंट किया है। उसके बाद भारत की कुछ ऑयल रिफाइनरीज ने भी रशियन ऑयल को अचानक से डंप करना क्यों स्टार्ट कर दिया है, IMF का भारत की इकोनॉमी को लेकर क्या कहना है और उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच पासपोर्ट का क्या नया मामला आया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका, भारत और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के बारे में, क्योंकि आज 1 अगस्त हो गई है और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स आज से लागू हो गए हैं। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डेडलाइन को आगे पोस्टपोन नहीं किया है। अब हुआ ये कि आज सुबह सुबह अमेरिका ने एक रिवाइज लिस्ट निकाली है जिसमें बताया गया है कि सभी देशों के ऊपर 1 अगस्त के बाद से कितने % टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। इस लिस्ट में भारत के ऊपर वही 25% के टैरिफ्स, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाकी देशों की बात करें तो म्यांमार, जिसने कल मिलिट्री रूल को खत्म कर दिया था, उसके ऊपर 40% के टैरिफ्स लगे हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश के ऊपर लगे हैं 20% के टैरिफ, और बांग्लादेश का प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस इसको बांग्लादेश की एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विन बता रहा है। उसके बाद हैरानी वाली बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर भी 19% के टैरिफ्स लग गए हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील साइन कर ली है, जिसके रिप्लाई में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को थैंक्स भी बोला था। यानी कि ट्रेड डील करने के बाद भी पाकिस्तान के ऊपर 19% के टैरिफ लगे हैं। सबसे बड़ा शॉकर तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने मात्र 15% के टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, जबकि आपको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के अंडर वहां पर ह्यूमन राइट कंडीशंस और महिलाओं की क्या हालत है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के ऊपर मात्र 15% के टैरिफ लगे हैं। क्वाड देशों की बात करें तो जापान के ऊपर 15% टैरिफ्स लगाए गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 10% टैरिफ लगाए गए हैं। यानी कि जापान और अफगानिस्तान दोनों के बराबर 15% के टैरिफ हैं, और अमेरिका की नज़र में दोनों देश बराबर हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह ये सारे यूरोपियन यूनियन के अंडर आते हैं, और यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज आती हैं इन सब के कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 0% टैरिफ लगे हैं और कुछ के ऊपर अप टू 15% के। इजराइल की बात करें तो इजराइल के ऊपर भी 15% टैरिफ लगे हैं। उसके बाद साउथ कोरिया पर भी 15%, ताइवान के ऊपर 20%, टर्की के ऊपर 15% और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के ऊपर 10% के टैरिफ लगे हैं। अब तो खैर 1 अगस्त के बाद से सभी कंट्रीज के ऊपर फुल टैरिफ्स जितने भी इस लिस्ट में मेंशन किए गए हैं वो सारे वसूले जाएंगे, जबकि अभी तक कुछ आइटम्स के ऊपर छूट थी और कुछ ही के ऊपर टैरिफ्स लग रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एडिशनल टैरिफ्स अनाउंस किए हैं तब से यूएस गवर्नमेंट ने 2025 के पहले 6 महीनों में $87 बिलियन के टैरिफ्स अभी तक कलेक्ट कर लिए हैं, जबकि पिछले पूरे साल में यानी कि पूरे 2024 में मात्र $79 बिलियन के टैरिफ कलेक्ट हुए थे। यानी कि इस साल के पहले 6 महीनों के अंदर ही पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है और $87 बिलियन टैरिफ के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने कलेक्ट कर लिए हैं। और खास बात यह है कि हर महीने टैरिफ की कलेक्शन और भी बढ़ते जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जून महीने में उन्होंने $26 बिलियन के टैरिफ कलेक्ट किए थे, और डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट है कि साल का अराउंड 400 से 500 बिलियन डॉलर्स टैरिफ के रूप में कलेक्ट किया जाए, ताकि अगले 4 से 5 सालों के अंदर अमेरिका के ऊपर जितना भी डेट है उसको खत्म कर दिया जाए। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा और बोला कि आई डोंट केयर अबाउट इंडिया, और अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी टॉप लीडर्स ने भी भारत के बारे में कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स दी हैं और इनके ऊपर हमें आपत्ति होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में। अब अमेरिका के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट नहीं होती है, लेकिन जो फाइनेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है उसके हेड को सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी बोला जाता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के बराबरी का पद होता है। इस समय अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं स्कॉट बेसेंट। इन्होंने अभी कुछ ही घंटे पहले भारत के बारे में आपत्तिजनक स्टेटमेंट दी है। स्कॉट बेसेंट क्योंकि अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसलिए जो टीम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर नेगोशिएशंस कर रही थी वो डायरेक्टली इन्हीं को रिपोर्ट किया करती थी। अब हुआ ये कि अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट CNBC को इंटरव्यू दे रहे थे। उस दौरान जब इनसे पूछा गया कि भारत एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, लेकिन आपने भारत के ऊपर भी 25% के टैरिफ्स लगा दिए हैं और भारत के साथ ट्रेड डील क्यों नहीं साइन हो पा रही है, इसके जवाब में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि उनकी पूरी ट्रेड टीम जो भारत के साथ नेगोशिएट कर रही थी वो भारत से काफी फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड यानी कि अमेरिका की ट्रेड टीम भारत से तंग आ गई है क्योंकि भारत कुछ पॉइंट्स के ऊपर अमेरिका की बात मान ही नहीं रहा है। इसके आगे यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी कहते हैं कि भारत आज की डेट में रशियन ऑयल का बहुत ही बड़ा बायर है और साथ में रशियन ऑयल को रिफाइन करके रीसेल भी कर रहा है, एंड ऐसा करके भारत अपनी ग्लोबल एक्टर की भूमिका को बिल्कुल भी नहीं निभा पा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को ग्रेट ग्लोबल एक्टर की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर पा रहा है। यानी कि वैश्विक स्तर के ऊपर भारत की जिम्मेदारी बनती है कि हम रशिया से तेल ना खरीदकर रशिया के क्रूड ऑयल को बॉयकॉट करें, रशिया का मुनाफा ना करवाएं, लेकिन भारत एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में अपनी भूमिका को नहीं निभा रहा है।
ये कहना है अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर का। और न सिर्फ अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी भारत पर अभी कुछ ही घंटे पहले कमेंट किया है। यूएस स्टेट सेक्रेटरी का कहना है कि भारत हमारा बहुत ही अच्छा अलाई है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप 100% टाइम्स हमेशा हर एक मुद्दे के ऊपर एक साथ अलाइन करो। हम समझते हैं कि भारत जो रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है वो भारत और अमेरिका के बीच एक पॉइंट ऑफ इरिटेशन है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि भारत लगातार रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है जो यूक्रेन वॉर को फंड करने में मदद करता है। यानी कि मार्को रूबियो ने भी भारत को लेकर एक फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड शब्दों का इस्तेमाल किया है। यानी कि अमेरिका भारत से फ्रस्ट्रेट भी हो गया है और इरिटेट भी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को लेकर। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने आज पार्लियामेंट को जानकारी दी है कि अमेरिका ने जो भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का ऑफर दिया था उसको लेकर दोनों देशों के बीच अभी तक कोई भी फॉर्मल डिस्कशन या फिर फॉर्मल मीटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका समेत कई सारे ग्लोबल न्यूज चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया है कि भारत ने अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज नहीं करेंगे। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के टैरिफ्स अनाउंस करने के बाद भारत ने फैसला किया है एंड इसको ऐसे रिपोर्ट किया जा रहा है कि 25% के टैरिफ्स के बदले में मोदी सरकार ने ट्रंप को झटका दे दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो न्यूज आग की तरह फैल रही है ये सोर्सेज के हवाले से है, यानी कि कंफर्म्ड न्यूज नहीं है। ऊपर से कुछ और फेक न्यूज भी फैलाई जा रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि अगर भारत ने एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए रशिया के साथ डील की और रशिया से सुकोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज किया तो फिर अमेरिका पाकिस्तान को अपना F-35 सेल करेगा। लेकिन ये भी पाकिस्तान का ही प्रोपेगेंडा लग रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की जो स्टेट रिफाइनरीज हैं यानी कि जो सरकारी रिफाइनरीज हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इन्होंने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना अचानक से रोक दिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले एक हफ्ते से भारत की स्टेट ऑयल रिफाइनरीज ने रशियन ऑयल को अवॉइड किया है और मिडिल ईस्टर्न ग्रेड के ऑयल को नए ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रशियन ऑयल के ऊपर जो रोक लगी है ये डिस्काउंट्स को कम करने के ऊपर लगाई गई है। रशियन ऑयल कंपनीज जो भारत को डिस्काउंट दे रही थी वो अब कम होकर साल 2022 के बाद से सबसे निचले स्तर के ऊपर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रशियन ऑयल की सप्लाई काफी कम आ रही है लेकिन डिमांड पहले की जितनी बरकरार है, इसलिए डिस्काउंट को कम कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका के टैरिफ्स के डर से भारत की स्टेट ऑयल रिफाइनरीज ने रशियन ऑयल को खरीदना बंद कर दिया होगा। अभी जो बीच में पॉज आया है यानी कि जो रोक लगी है ये एक हफ्ते पहले से लगी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ्स 2 दिन पहले अनाउंस किए हैं। और हो सकता है कि अगर रशिया दोबारा से भारत को पहले जितना डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दे तो भारत की स्टेट रिफाइनरीज वापस से रशियन ऑयल को परचेज करना स्टार्ट कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो कंपनी को लेकर, जिसने फैसला किया है कि जो काम डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पिछले 70 से 80 सालों में नहीं कर पाए वो जोमेटो के फाउंडर कुछ ही सालों में कर दिखाएंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने एक लैट एरोस्पेस नाम की स्टार्टअप कंपनी के साथ टाई अप किया है और अनाउंस किया है कि वो देश का पहला गैस टरबाइन इंजन बनाने जा रहे हैं। लैट एरोस्पेस बैंगलोर में एक एरोस्पेस रिसर्च टीम भी खड़ी करेगी जो स्क्रैच से गैस टरबाइन इंजन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगी और मेड इन इंडिया के तहत ये गैस टरबाइन इंजन भारत के अंदर ही डेवलप करेगी। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को हायर किया जा रहा है और इसका प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने लैट एरोस्पेस में $20 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है और इस स्टार्टअप कंपनी ने टारगेट रखा है कि पहले एक लाइट इंजन डेवलप किया जाएगा जो 12 से 24 सीटर स्मॉल एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स को पावर करेगा और उसके बाद हाई पावर इंजन्स की तरफ बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लेकर, जो दुनिया के देशों को इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम लोन भी देता है, उनकी इकोनॉमी को सुधारने के लिए पॉलिसी एडवाइस भी देता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करता है। दरअसल IMF दुनिया के सभी देशों की इकोनॉमी के ग्रोथ रेट के ऊपर भी रिपोर्ट जारी करता है और गुड न्यूज ये आ रही है कि IMF ने साल 2025 से 26 के लिए भारत की ग्रोथ रेट को 6.2% से बढ़ाकर 6.4% तक कर दिया है और कहा है कि भारत की इकोनॉमी ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद तेजी से ग्रो करने के संकेत दे रही है एंड इसके पीछे कारण है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से भारत का ग्रोथ रेट जितना पहले एक्सपेक्ट किया गया था उससे ज्यादा होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका में भारत के इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर। आपको याद होगा इस साल के स्टार्टिंग में ये टैरिफ से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन तेज कर दिया था और कई सारे देशों के इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस उनके देश भेजा जा रहा था।
अब तो खैर डोनाल्ड ट्रंप का सारा ध्यान टैरिफ्स के ऊपर है, लेकिन साथ साथ में अमेरिका में आज भी भारत के कई सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए वापस से भारत भेजा जा रहा है। उसी से संबंधित एक डेटा भारत सरकार ने पार्लियामेंट में सबमिट किया है। भारत सरकार के डेटा के मुताबिक 20 जनवरी 2025 से लेकर 22 जुलाई तक अमेरिका ने आज तक टोटल 1703 इंडियंस को इलीगल इमिग्रेंट घोषित करके वापस भारत भेजा है और आखिरी चार्टर्ड फ्लाइट 18 जुलाई को आई थी, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इंडियंस को वापस भेजा था। इसके साथ इन 1703 में से 72 इंडियंस वो भी हैं जिनको अमेरिका ने पहले पनामा भेजा। पनामा जो कि सेंट्रल अमेरिका की एक अलग ही कंट्री है, वहां पर अमेरिका ने एक डिटेंशन सेंटर बनाया है, वहां से फिर उनको इंडिया भेजा गया है। अमेरिका के साथ साथ एक और देश है जो इस साल काफी ज्यादा इंडियंस को डिपोर्ट करके वापस भारत भेज रहा है, और वो है ब्रिटेन। इस साल 22 जुलाई तक ब्रिटेन ने भी 131 इंडियंस को डिपोर्ट करके अभी तक भारत भेज दिया है। पिछले 5 साल में टोटल 311 इंडियंस को ब्रिटेन ने डिपोर्ट किया है, जिसमें से 42% पिछले 6-7 महीनों के अंदर ही डिपोर्ट हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश और भारत को लेकर। दरअसल वेस्ट बंगाल के कोलकाता में बांग्लादेश की मॉडल और एक्ट्रेस शांता पॉल को अरेस्ट किया गया है। हैरानी वाली बात यह है कि बांग्लादेशी मॉडल भारत में एंटर तो लीगल तरीके से बांग्लादेश के पासपोर्ट के ऊपर हुई थी, लेकिन इसने भारत आकर न सिर्फ भारत का आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड, बल्कि इसके साथ साथ भारत का पासपोर्ट भी बनवा लिया था, जिसमें शांता पॉल की नेशनैलिटी इंडियन है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बांग्लादेश के लोग भारत आकर इंडियन पासपोर्ट तक बना ले रहे हैं, फिर हमारे देश की सिक्योरिटी किस लेवल की है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं। आज तक ना जाने कितने लाखों करोड़ों बांग्लादेशी भारत में रह रहे होंगे और भारत के नाम के ऊपर फॉरेन चले गए होंगे। वेस्ट बंगाल पुलिस ने केस फाइल कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।